नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के शो पे, आप ही के पॉडकास्ट पे, खेती के रंग कृषि के संग, पावर्ड बाय महिंद्रा एंड स्वराज। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कीटों की, लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं गेहूं में लगने वाली बीमारियों की। आज हमारे साथ है महिंद्रा कृषि के एक्सपर्ट एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर शविंदर सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद नेहा। आज हमें सर बताने वाले हैं कि गेहूं में जो बीमारियां लगती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ही सरल भाषा में। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए, लेकिन उससे पहले हम आपके बारे में सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे। नेहा, मैं महिंद्रा के कृषि डिवीजन में अपने साथियों के साथ काम करता हूं और हम सब लोग किसानों के साथ काम करते हैं और उनको मदद करते हैं समझने में जो कि कृषि के संबंधित क्या क्या वो निर्णय ले सकते हैं और उन छोटे छोटे जो डिसीजंस का जो असर होता है, जो इम्पैक्ट होता है उनकी लागत में, खेती की जो लागत है और उनके उत्पादन पे होता है। और हम लोग टेक्निक प्लॉट जो कि उनके खेतों में जाके करते हैं और उनको ये समझने में मदद करते हैं कि अगर वो थोड़ा सा बदलाव करते हैं किसी भी एक पद्धति में, उस पद्धति का उनकी लागत पे और उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन पे क्या असर होता है। हम पिछले 11 सालों से बहुत से किसानों के साथ काम किए हैं और उनकी जो प्रति एकड़ आय है वो बढ़ाने में हम सफल हो पाए हैं। मैंने बीएससी, एमएससी और पीएचडी एग्रीकल्चर में की है और मैं कृषि के साथ पिछले 11 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। वंडरफुल। तो आपकी नॉलेज का आज हम फुल फ़ायदा उठाने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए। आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। डॉक्टर शविंदर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गेहूं की प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं और इनके कारण कितनी उपज हानि हो सकती है। जो गेहूं में प्रमुख बीमारियां होती हैं वो फंगस की वजह से होती है और इसमें जो प्रोमिनेंट जो बीमारी है वो है लूज मट, मतलब ढीला चूरा होना, मतलब। फिर उसके बाद रस्ट है। रस्ट जैसे कि लोहे में जंग लगना। तो रस्ट 3 तरह का होता है, काला, भूरा और पीला। उसके बाद अगर हम बात करें तो लीफ ब्लाइट है जो लीफ के ऊपर बीमार करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्लैक्स मट है, अर्गट है, सो पाउडरी मिल्ड्यू है जिसमें कि पत्तियों के ऊपर सफ़ेद रंग का एक चूरन जो है इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद एक अर्गट डिजीज़ है। अर्गट डिजीज़ जो है दानों के ऊपर असर करती है। अब अगर नुकसान की बात करें तो हर बीमारी का अलग अलग तरीके का नुकसान होता है। जो बीमारियां पत्तियों को बीमार करती हैं वो कम से कम 10 से 15% जो है प्रोडक्शन में लॉस करती हैं और जो बीमारी दानों के ऊपर असर करती है उनका नुकसान जो है 70% तक हो सकता है। तो इंसान की तरह अगर हम यहाँ पे भी बीमारी को टाइम से, समय से ना पकड़ें तो नुकसान बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर शविंदर, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि गेहूं की खेती में रोग प्रबंधन इतना ज़रूरी क्यों है? नेहा, मैं ये बताना चाहूँगा कि रोग प्रबंधन सिर्फ गेहूं में भी नहीं, किसी भी फसल में बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इंसानों की, अगर हम बीमार होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है, हमारी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसी तरह से अगर हमारे पौधे बीमार हैं, पौधे क्या हैं? हमारे लिए वर्कर हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं? दानों का। अगर गेहूं की बात करें तो वो दानों को प्रोड्यूस करते हैं और वही दाने जो हैं हम खाते हैं, हमारे लिए वो अन्न है। अगर पौधा सही नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे को एक अच्छी क्वालिटी के दाने नहीं मिलेंगे, हमको अच्छी क्वालिटी का अन्न नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि खेत में जब भी हमको लगता है कि कोई बीमारी है, कोई बीमारी होने वाली है, जो कि सिम्टम्स अलग अलग तरह से लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, अगर हम उसको समय रहते उनका प्रबंधन कर लेते हैं तो हमको हमारी जो फसल है वो अच्छी मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी और साथ ही साथ जो फसल में जो लागत होती है उसमें एक अच्छी तरह से फार्मर्स जो अपने जो किसान हैं वो अच्छी तरह से उनका प्रबंधन कर सकते हैं। डॉक्टर शविंदर, एक सिंपल सा सवाल है लेकिन इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाई हमारे कैसे पहचाने कि उनकी फसल में रोग लग गया है? इसको मैं वापस एग्जांपल देके बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं या हमारे पशु हैं। अगर हम लोग बीमार होते हैं तो सबसे
पहले जो लक्षण दिखता है कि हमारे चेहरे पे दिखता है, हमारी आंखों पे दिखता है। अगर किसी को जुकाम है, नज़ला है, तो उनको या तो हल्का हल्का खांसी आएगा या छींकें आएंगी। तो इस तरह से जो सिम्टम है हम दिखाने लगते हैं कि हम लोग ठीक नहीं हैं। कि जो भी पौधा बीमार होगा वो सिम्टम देगा, वो कुछ ना कुछ लक्षण बताएगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, आई रिक्वायर अटेंशन, मतलब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि वो खुद तो चल नहीं सकते, खेत से जा नहीं सकते, तो हम ही को जाके उनको जाके समझाना है। तो उसके लिए हम उनकी पत्तियों को देख सकते हैं, हम गेहूं में फसल में जो दाने हैं उनको देख सकते हैं, उनके तनों को देख सकते हैं। फिर और चीज़ अगर देखते हैं कि अगर कोई कीट का कोई असर है तो क्या कहीं पे कोई कीट तो नहीं उड़ रहे, और क्या पत्तियों का कुछ कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि हर बीमारी जो है अलग अलग सिम्टम्स के साथ आती है। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब किसान भाई खेतों में जा रहे हैं तो वो देखते हैं कि कौन सा एरिया में उनको कुछ अलग दिख रहा है, कहीं पे कोई पत्तियों का कलर बदल रहा है, कहीं पे कोई पत्ता मुड़ा हुआ है, कहीं पे कोई पौधा झुकने की उसमें पोजीशन में तो नहीं है, कहीं पे कुछ रंग ही तो नहीं बदल गया। तो ये सब लक्षण जो हैं हमको बताते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब अगर हर प्रॉब्लम को अगर अपने को समझना है तो हर प्रॉब्लम के अलग अलग लक्षण होते हैं। अब हम आते हैं बीज जनित रोग पे। ये क्या होता है और गेहूं में कौन सा ऐसा रोग पाया जाता है? बीज जनित रोग मतलब ये है कि जब बीज हम चुनाव करते हैं और बीजों के अंदर भी बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि फफूंद है, वायरस है, तो उस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनमें प्रेजेंट रहते हैं। वो तब तक कोई असर नहीं करते जब तक बीज स्ट्रांग है या पौधा जो है वो मजबूत है। इसको अगर हमको वापस से मेरे को इंसानों की भाषा में समझाना है तो इस तरह से बात कर सकते हैं कि हम पोलियो की 2 बूंद की बात करते हैं। क्यों हम वो 2 बूंद जो हैं बचपन में ही पिलाते हैं? बचपन में इसलिए पिलाते हैं कि उस समय जो पोलियो है वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहता है। उस पोलियो का जो वायरस है जन्म लेने से लेके मरगट तक वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। और अगर हम पोलियो की बूंदें नहीं पिलाते हैं तो वो कभी भी किसी भी स्टेज में आके अपना जो प्रकोप है वो कर सकता है। लेकिन समय रहते अगर 2 बूंद जो पोलियो की जो ड्रॉप है, जो दवाई है, जो वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हमने पिलाया शिशु को तो वो पूरा जिंदगी स्वस्थ रहता है। तो इसी तरह से फसलों में भी जीवाणु या कीटाणु या इस तरह के जो फफूंद है वो प्रेजेंट रहते हैं, और उनको हम कैसे न्यूट्रलाइज करें, कैसे हम उनको दवाई के साथ उनका जो असर है वो कम करें, वो आगे हम समझेंगे। बीज जनित जो रोग हैं वो फसल के किसी भी अवस्था में प्रकट हो सकते हैं। मतलब अगर अंकुरण के बाद नहीं हुआ और जर्मिनेशन के बाद नहीं हुआ, तो अगर फसल 70 दिन की हो गई है या फसल 80 दिन की हो गई है, जो 100 दिन की हो गई है, तब भी वो अपना प्रकोप दिखा सकते हैं। तो इससे हम ये समझते हैं कि बीज जनित जो रोग हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे फंगस, वायरस, इनकी वजह से होते हैं, और उनका नियंत्रण बीज शोधने से या सीड ट्रीटमेंट से किया जा सकता है, जो हम आगे बात करें। डॉक्टर शविंदर, अब हमें ये बताइए कि किसान लूज स्मट को कैसे पहचाने? लूज स्मट जो है वो जुड़ा हुआ है गेहूं के दानों के साथ। गेहूं की जो बालियां हैं उन पे असर करता है। जो गेहूं के दाने होते हैं वो दाने ना रह के एक चूरा, मतलब चूरन की तरह काले रंग का उसमें पदार्थ बन जाता है। अच्छा। और अगर उसको हम हल्का सा हिलाते हैं तो उसमें से सैकड़ों जो फंगस है, जो फफूंद है, वो हवा में सस्पेंड हो जाते हैं। तो अगर किसी बाली का रंग काला हो रहा है, दाने जो हैं हल्के पाउडर के रूप में बन रहे हैं, तो ये पहचान है कि फसल के ऊपर लूज स्मट का प्रकोप है। और इसके अगर हम प्रबंधन की बात करें तो वो किस प्रकार किया जाए? तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि बीज जनित रोग, तो लूज स्मट भी जो है वो बीज के द्वारा ही आगे बढ़ता है। तो जो फंगस है जो बीज में रहता है, अब अगर हम बीज खेत में लगाने से पहले
अगर हम उसको फफूंद नाशक मतलब फंगीसाइड के साथ ट्रीट करें तो जो प्रोबेबिलिटी है इस बीमारी की खेत में होने की वो कम हो जाती है। अब इसके लिए करने के लिए हमारे पास अलग अलग जो है फंगीसाइड रहते हैं और उनकी अलग अलग मात्रा में हम डोजेस बताते हैं जी। तो इसमें जो सबसे पहला जो केमिकल है या रसायन है उसको कार्बोक्सिन बोलते हैं, जिसको 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हम सीड को ट्रीट कर सकते हैं, मतलब अपने बीज को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा केमिकल है वो टेबुकोनाजोल है, जिसको हम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ ट्रीट कर सकते हैं। मतलब टेबुकोनाजोल का 1 ग्राम लेना है अपने को और उसको हम यूज़ करेंगे 1 किलोग्राम बीज को ट्रीट करने के लिए। तो इस तरह से करेंगे तो बीज शोधन होता है, मतलब उसमें चांसेस ये होते हैं कि जो, और इसमें एक और बात बताना मैं ज़रूरी समझूंगा कि ये जो केमिकल्स हैं, ये जो फंगीसाइड हैं, ये सिस्टेमिक हैं। सिस्टेमिक बोले तो कि जो सिर्फ सतह पे नहीं रहते हैं, ये जैसे हम बीजों में बीज के टच में आते हैं, ये अंदर चले जाते हैं, बीज के अंदर चले जाते हैं। और जो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये फंगस या बैक्टीरिया या वायरस जो है वो अंदर रहते हैं बीज के, तो ये अंदर जाके उनको किल करते हैं, उनको मार देते हैं, फंगस को मार देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी अपने बीजों को बोएं उनको हम सीड ट्रीटमेंट करें कार्बोक्सिन से या टेबुकोनाजोल से। और सर इस ट्रीटमेंट के कितने टाइम बाद हमें बीज बो देने चाहिए? जनरली हम एडवाइस करते हैं, हम बताते हैं किसानों को कि जब भी वो किसी भी केमिकल के साथ ट्रीट करें उसके बाद उनको 6 से 7 घंटे छाया में सुखाना जरूरी है, जो कि जो भी हम केमिकल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर हम सिस्टेमिक केमिकल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो केमिकल बीज के अंदर चला जाना चाहिए और एक परत जो है उसकी बन जानी चाहिए, उसके बाद ही उसको बोने के लिए उपयोग करें। डॉक्टर शविंदर, हमें बताइए ये जो रतुआ रोग है इसे कैसे पहचाना जाए? रतुआ रोग जो है, जैसे मैंने बताया था कि हर बीमारी का एक अलग अलग लक्षण है, और रतुआ जो रोग है वो ज़्यादातर जो है पत्तियां के ऊपर असर करता है। और अगर हम इनको पहचानेंगे तो देखना पड़ेगा कि पत्तियों के ऊपर क्या नारंगी लाल रंग के धब्बे हैं या पीले रंग के धब्बे हैं, कि जैसे लोहे के ऊपर जंग लगता है तो जंग लगने के समय जो शुरुआत का जो समय होता है उस समय नारंगी रंग निकलता है, फिर धीरे धीरे करके वो डार्क, मतलब सबसे पहले पीला रंग निकलता है, फिर वो नारंगी रंग में कवर होता है और फिर वो डार्क ब्राउन कलर में हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो रतुआ रोग है, जो रस्ट है, इसको हम पहचान सकते हैं कि ये ब्लैक रस्ट है या ये ब्राउन रस्ट है या ये येलो रस्ट। तो सर ये रतुआ रोग का प्रबंधन कैसे किया जाए? तो सबसे पहले जो किसान भाइयों को ध्यान रखने वाली बात है, यूरिया या नाइट्रोजन का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस जो बीमारी को है पनपने में मदद करता है। और अगर जब बीमारी आ गई है खेत में तो उसको हम कुछ फंगीसाइड्स, रासायनिक जो फंगीसाइड्स हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोपिकोनाजोल, जो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैनकोजेब की बात करते हैं, वो 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम है उस एरिया में इसका छिड़काव करके और बाकी की फसल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि फंगस एक ऐसी बीमारी है जो हवा के साथ फैलती है। आज अगर कोई पौधा स्वस्थ दिख रहा है, कल को वो हो सकता है कि उसके ऊपर जो फंगस है, जो उसके जो स्पोर्स हैं, जो छोटे छोटे हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, वो दूसरे पौधे पे भी जाके अटैच हो सकते हैं और दूसरे पौधे को भी बीमार कर सकते हैं। लूज मट का जो प्रबंधन है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, और उसमें एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि लूज समट को फैलने से रोकने के लिए हमें ये करना चाहिए कि जो भी पौधा उससे संक्रमित है उसको उखाड़ के ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, 2 से 3 फीट गहराई में उसको गाड़ देना चाहिए, जिससे कि जो फंगस है वो फैले नहीं, हवा में फैले नहीं और दूसरे पौधों पे जाके वो चिपके नहीं। लेकिन उखाड़ने से पहले एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पौधे को हिलाएंगे वो इतना भूरा हुआ चूर्ण होता है, फंगस जो है वो
हिलते ही हवा में फैल जाता है। तो इसके लिए एक और जो अपने को ध्यान रखने की बात यह है कि पौधे को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कवर कर देना चाहिए अखबार से या पेपर से, और जिससे कि अगर वो सस्पेंड भी हो रहा है, अगर वो हिल भी रहा है और वो पौधे से अलग हो रहा है, तो वो अखबार के अंदर ही रहेगा। तो उस तरह से करेंगे तो पूरा पौधा अखबार के साथ 2 से 3 फीट गहराई पे अगर हम उसको गाड़ देते हैं और ऊपर से कवर करते हैं तो वो आगे नहीं फैलेगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है लूज मड को रोकने के लिए। तो ये छोटी सी तरकीब है लेकिन बहुत काम आ सकती है। बिल्कुल। और वापस हम रतुआ रोग के ऊपर बात करते हैं। जो भी मैंने केमिकल्स बताए, अगर उसका असर 10 से 12 दिन में नहीं आता है तो किसान भाई जो हैं उन केमिकल्स का उपयोग वापस से यूज़ कर सकते हैं। एक रिपीट कर सकते हैं 14 से 15 दिन के बीच में, दोबारा से उन केमिकल्स को, जो डोजेस को यूज़ करके उस बीमारी को वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है? पाउडरी मिल्ड्यू जनरली जो है आमतौर पे पत्तियां और तने के ऊपर असर करता है, और ये भी एक तरह का फंगस होता है। और ये जब बढ़ने लगता है तो ये एक पाउडर जैसा स्ट्रक्चर जो है, और छोटे छोटे दाने जैसे ड्यू के दाने होते हैं, ओस के दाने होते हैं, उस तरह से पत्तियों और तने को कवर करने लगता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि बारिशों में जो फंगस होती है, अगर कूड़े का कोई ढेर है तो उसमें वो कैसे एक से एक के साथ एक के साथ एक के साथ जुड़े रहते हैं। इसी तरह से जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो एक सफ़ेद रंग का चूरन रहता है जो पत्तियों से शुरू होके तने को पूरा कवर कर लेता है। और ये नुकसान इसलिए करता है क्योंकि पत्तियां जो कि हरे रंग की होती हैं, जो कि सूर्य की रोशनी के साथ काम करके पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, तो वो हरा रंग पूरा कवर हो जाता है, पूरा रंग जो है वाइट कलर का पाउडर हो जाता है, और जो पौधा जो है वो बीमार हो जाता है। तो इसकी पहचान जो है वो सफ़ेद रंग, उसकी तरह जुड़े हुए दाने, वाइट कलर के पाउडर के दाने, तो इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है पाउडरी मिल्ड्यू। ये एक फंगस की बीमारी है, जो फफूंद की बीमारी है, जो कि पौधे से फैलती है। तो डॉक्टर शमिंदर, हमें ये बताइए कि पाउडरी मिल्ड्यू का प्रबंधन कैसे किया जाए? तो इसके लिए हमको फंगीसाइड मतलब फफूंद नाशक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें 2 तरह के फफूंद नाशक रहते हैं। प्रोपिकोनाजोल, जो कि किसान भाई 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा जो केमिकल है, जो रासायनिक जो इसका कंट्रोल है, वो कॉम्बिनेशन में आता है, जिसको 2 केमिकल का वो कॉम्बिनेशन है, एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल। उसकी भी जो डोज है वो 200 ml प्रति एकड़ की है। तो किसान भाई इन केमिकल्स को, इन फंगीसाइड्स को स्प्रे करके इस बीमारी का प्रबंधन कर सकते हैं। हमारे किसान भाई अर्गॉट बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। अर्गट बीमारी भी फफूंद से होती है, और इसके भी जो एरिया है, जो इन्फेक्शन का एरिया है, पौधे में जो दाने होते हैं उनके ऊपर ये बीमारी असर करती है, और उन दानों का जो कलर है वो काला नारंगी रंग का हो जाता है, और थोड़ा सा ये गीला चिपचिपा पदार्थ जो है निकालते हैं। और इसको अगर हम देखेंगे तो दाना जो है आधा जुड़ा रहता है पीछे की तरफ, और सामने की तरफ काला नारंगी रंग का लिक्विड थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, जैसे ड्यू की फॉर्म में। और ये बहुत गंदी जो है, इसकी जो है स्मेल आती है। तो इस तरह से हम अर्गेट को जो बीमारी है उसको पहचान सकते हैं। मुख्य रूप से ये बीमारी उन एरियाज़ में आती है जहाँ पे आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई, और यहाँ पे थोड़ी हवाएं जो हैं चलने लगती हैं, तेज़ चलने लगती है। और जैसे मैंने बताया कि जो फंगस के द्वारा होती है, फफूंद से द्वारा होती है, तो ये पौधे से पौधे से जो बीमारी फैलती है वो हवा के द्वारा फैलती है। अब अगर हम बात करें तो क्या ये बीमारी के बाद फसल जो है उपयोग लायक रहती है? बिल्कुल नहीं रहती। इसके जो हानिकारक जो इम्पैक्ट है, जो इफ़ेक्ट है, वो इस तरह से होता है कि अगर इंसान इसको कंज्यूम करे, इसको खाए, तो एक गैंग्रीन नाम की बीमारी होती है। गैंग्रीन मतलब वो अंग में मतलब बहाव जो है, खून का बहाव रुक जाता है, और वो अंग
निकालना पड़ता है, काटना पड़ता है, जिसको एम्पुटेशन बोलते हैं। और इसीलिए हम ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर हम जब हार्वेस्ट कर रहे हैं, अर्गट से अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, वो हम प्लांट को अलग करें, उसको जला दें और उसको हम हार्वेस्ट जो अपने उत्पादन के साथ मिक्स नहीं करें। अदरवाइज़ अगर ये कंज्यूम होता है, इंसान अगर कंज्यूम करते हैं, जहाँ मवेशी कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए ये जो है गैंग्रीन की बीमारी हो सकती है। गेहूं में एक बीमारी और लगती है सर, फ्लैग स्मट, इसके बारे में भी प्लीज़ हमें बताएं। फ्लैग स्मट जो बीमारी है, जो आप देखते होंगे कि गेहूं का जो पौधा होता है, उसका जो बाहरी जो पत्ती होती है, जो नीचे से लेके ऊपर तक पूरी स्टेम को कवर करके रखती, पूरे तने को कवर करके रखती है, और उसके ऊपर का जो भाग है वो झंडे की तरह फहराता है। जो पत्ती है, पत्ती के ऊपर जो धारियां हैं, उनके ऊपर स्मट जो है ब्लैक कलर का स्मट होने लगता है, और वो आगे चल के इतना हार्ड हो जाता है कि अगर पत्ती को हिलाया जाए तो वो चूरा जो है उसका झड़ने लगता है। तो इसके लिए मुख्यतः जो लक्षण है वो अपने को देखना है कि जो बाहर की जो शीट है, जो बाहर का जो तने को कवर करने वाली जो लीफ है, उसमें कोई काली धारी तो नहीं नज़र आ रही। अगर काली धारी नज़र आ रही है और वो ऊपर से जो पत्ती जो है झंडे की तरह अगर मुड़ी हुई है, मुरझाई हुई है नीचे की तरफ, तो ये हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो बीमारी है, ये जो है फ्लैग स्मट बीमारी का प्रकोप है हमारे खेत में। तो ये जो धारियां जो आप कह रहे हैं, ये पत्ती के जो ऊपर होती हैं या नीचे की तरफ? ये जो जैसे हम बात करें कि रिब्स की अगर हम बात करते हैं, कि जैसे मवेशियों में अगर हम देखें तो उनका जो बॉडी का पार्ट है उसमें रिब्स दिखती हैं, या इंसानों की भी बात करें तो हमारे चेस्ट के अराउंड हमारी रिब्स दिखती हैं जी। इसी तरह से जो पत्तियां हैं, पत्तियों में भी लॉन्गिट्यूड, मतलब पत्तियों के सिरों से लेके नीचे तक लंबाई में वो रिब्स दिखती हैं। उन रिब्स के ऊपर जो है ये बीमारी जो है इम्पैक्ट करती, प्रकोप जो है उन धारियों पे होता है, और धारियां जो है काली पड़ती हैं और आगे चल के वो इतनी हार्ड हो जाती हैं कि वो हल्का सा हिलाने में वो जो काला जो पोर्शन है वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, जो चूरे में कन्वर्ट होता है, इसीलिए उसको फ्लैग स्मट बोलते हैं। इसका जो प्रबंधन है, जैसे हम बात कर रहे थे लूज स्मट को लेके, तो ये बीज जनित रोग है। तो अगर हमने बीज को सोध लिया है, बीज को, सीड को ट्रीट कर दिया है एट द टाइम ऑफ सोइंग, बुआई से पहले अगर हमने उसका सीड ट्रीटमेंट किया है, तो उसकी वजह से हमारी फसल जो है वो बच सकती है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए किसान भाई जो है हमारे थीराम या कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर शविंदर, और भी कुछ सवाल आए हैं हमारे किसान भाइयों के, आइए देखते हैं। तो डॉक्टर शविंदर, सबसे पहले हमें जो सवाल आए हैं वो हैं कुछ बिजनौर से, कुछ दाबोक से। अंकित चौहान और पवन कुमार बिजनौर से पूछ रहे हैं और प्रेम शंकर दाबोक से पूछ रहे हैं। मेरा नाम अंकित चौहान, विलेज उत्तनपुर, पोस्ट धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। मैंने अपने खेत में 1 एकड़ गेहूं लगाए हुए हैं, जिसका 40 दिन हो चुके हैं जिसको लगाए हुए, और सेकंड पानी अब लगने वाला है। उसमें अच्छे फुटाव के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसका उपचार करें। और मैं भी आपके ई कृषि से जुड़ा हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पवन कुमार, उमरपुर राजसा, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। मैंने 1 एकड़ गेहूँ बोए हैं, 40-50 दिन की फसल हो गई है। अब उसमें दूसरा पानी देना है, उसकी जो फसल अच्छी हो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट बताओ। मेरा नाम प्रेम शंकर पुष्करना है, गांव इंटरली, तहसील मावली, जिला उदयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे महिंद्रा कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ 2 साल से, और अभी मैंने जो गेहूँ लगाए हैं उससे वो गेहूँ 35 दिन की लमसम हो चुकी है। अब उसके फुटान के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करना चाहिए हमें, ये उसका जवाब चाहिए। तो इन तीनों के सवाल यही हैं कि 40 दिन की गेहूं की फसल में फुटाव के लिए क्या डाला जाए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि हम जैसे बात करते हैं कि न्यूट्रिशन, हर फसल में, हर क्रॉप में न्यूट्रिशन जो है बहुत अहम रोल अदा करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। पहले हम बोलते हैं कि बेसल डोज, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वो बुआई से पहले या बुआई के साथ
सीड से जो मतलब बीज लगाते हैं उसके 2-3 सेंटीमीटर नीचे वो डालते हैं। फिर बात करते हैं टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग जनरली जो हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन को खड़ी फसल में देना, जी। क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत वोलाटाइल होता है। मतलब अगर वो 72 घंटे में उपयोग नहीं हुआ, या तो वो जमीन में नीचे बह जाता है पानी के साथ, या वो वातावरण में मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए हमारी ये सलाह रहती है कि नाइट्रोजन को जनरली फसल में 3 बार डिवाइड करके देना चाहिए। तो पहला जो समय होता है वो 25 से 30 दिन होता है, और दूसरा जो समय रहता है वो 45 से 50 दिन के अंतराल में देते हैं। तो इन किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने पहली टॉप ड्रेसिंग नहीं करी है तो नाइट्रोजन की, तो 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से वो टॉप ड्रेसिंग मतलब न्यूट्रिशन क्रॉप को दे सकते हैं, जिससे कि फसल का जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो वनस्पतिक ग्रोथ है, जो हरा रंग है, कल्ले आना, जो और अच्छे तरीके से होगा। और अगर उन्होंने पहली टॉप ड्रेसिंग दे दिया है, जो कि 25 से 30 दिन हम बोलते हैं, तो और 5 या 7 दिन के अंदर उनको सेकंड टॉप ड्रेसिंग जो 25 किलो यूरिया वापस से देना है। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी हम किसी भी रासायनिक उर्वरक का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, उसको जड़ों तक पहुंचने में पानी बहुत मदद करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम फर्टिलाइज़र डालें, उसके साथ ही हम इरिगेशन भी मतलब सिंचाई भी करें, जिससे कि फर्टिलाइज़र घुल के जड़ों तक पहुंच पाए। हमारा अगला सवाल आया है भवानी सिंह का विदिशा से। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम भवानी सिंह, ग्राम काप का रहने वाला हूँ, जिला विदिशा है। कृषि विभाग से मेरा ये सवाल है कि 3 बार सिंचाई के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं हो पाता है। इसका उपाय पूछने के लिए कृषि विभाग से करना चाहता हूँ कि क्या किया जाए। तो ये पूछ रहे हैं कि 3 बार सिंचाई देने के बाद भी पानी की कमी रहती है। जब भी हम पानी देते हैं तो पानी देने के साथ क्या होता है कि मिट्टी जो है उस पानी को अब्जॉर्ब करती है और जड़ों के आसपास उसको सिंचित करके रखती है, कि जिससे कि जड़ें जो है धीरे धीरे जितना पौधे को ज़रूरत है उतना पानी ले पाए। जी। तो इस प्रश्न से मुझे ये समझ आ रहा है कि उस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब पानी को पकड़ के रखने की जो क्षमता है वो कम है। तो अभी खड़ी फसल में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बट मेरा ये सुझाव रहेगा किसान भाइयों के लिए कि जब भी वो खरीफ की फसल आगे लें, जब भी ये रबी का जो फसल है अभी हार्वेस्ट होगा और उसके बाद उनको समय मिलेगा लगभग 45 से 60 दिन का, उस समय वो ग्रीन मैन्योरिंग करें। और ग्रीन मैन्योरिंग के लिए ढेंचा का जो फसल है वो बहुत अच्छा रहता है। अगर ग्रीन मैन्योरिंग नहीं कर सकते तो गोबर की जो प्रॉपरली जो सड़ी हुई खाद है वो 5 से 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में डालें, जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर जो है मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर डेवलप हो। और ऑर्गेनिक मैटर ना सिर्फ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही साथ जो बाकी के जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, मतलब जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छा करते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, जो मतलब रासायनिक गुण, भौतिक गुण और ये सब चीज़ों को बढ़ाने में, अच्छा करने में काम करते हैं। तो उस तरह से करने पे मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो सुधरेगा, ऑर्गेनिक मैटर सुधरेगा और इनको अच्छी फसल जो है उत्पादन मिलेगा। तो कुछ सवाल आए हैं हमारे पास अब बिहार शरीफ से। डब्लू कुमार जी, रमेश कुमार, रंजन कुमार और फिर समस्तीपुर से रंजीत कुमार। देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डब्लू कुमार सर। अच्छा, गांव कौन सा हुआ? दहाचक पड़ गया सर। अच्छा सर, जो आप गेहूं लगाए हुए हैं आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं? समस्या पड़ रहा है सर ये कि जैसे गेहूं पटाते हैं तो पीला पड़ जाता है सर। अच्छा। फिर जो होता है सर पटाने के बाद मत्ती बाली निकलता है, वो भी सूखना पड़ जाता है सर। अच्छा, और क्या समस्या आती है? और समस्या पड़ता है जब बाती होता है, कुछ बोलता है, जो गेहूँ उपज जाता है तो इसमें काला कलाई से आ जाता है सर। अच्छा, पाउडर टाइप पाउडर से आता है सर। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, रमेश कुमार मेरा नाम हुआ। गांव कौन सा हुआ सर? गांव शेखोपुर।
अच्छा सर, आपने जो अभी गेहूं लगा रखा है, इसमें आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता समस्या तो है? यही है कि हरियर हो जाता है, हाँ। हल्दी कलर, अच्छा। और मतलब कि बाली सूखता है, हाँ हाँ। और वही बाली पर काला काला हो जाता है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार, सर गांव कौन सा हुआ? डुमरामा। सर अभी जो आपने गेहूं की फसल लगाई हुई है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? सर उसमें एक समस्या उखड़ा बोलता है, मतलब कि बाल सूखता है। अच्छा। और प्लस और- में एगो लाही सरसों में भी रहता है, अच्छा। गेहूं में भी। और कोई समस्या? और तो कोई समस्या नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए भैया। मेरा नाम हुआ रंजित कुमार, घर हुआ बागी, जिला समस्तीपुर, बिहार। कहना कि अभी तक आपने गेहूं लगाया और मैंने जो भी आपको बताया उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आया क्या? अभी तो दिक्कत नहीं है, मगर जब बाली देता है फूटने के समय में तो सूखने लगता है बाली। अच्छा, यानी कि आपका जब गेहूं फूटने के समय थोड़ा मतलब बाली सूखने लगता है, यही समस्या है। यही समस्या। तो डॉक्टर शविंदर, इनका ये कहना है कि गेहूं में पानी देने पे पीलापन आता है, बाली आने पे सूखती है और बाद में बाली पे काला काला आ जाता है। पानी देने के बाद अगर पीलापन आता है तो ये समस्या होती है अर्ली वेजिटेटिव, मतलब जब इसका वनस्पतिक जो विकास हो रहा होता है पौधे। बट साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि बाली, मतलब बाली आने का मतलब ये है कि दाने आना। जी। दाने के आने के बाद की जो समस्या है, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे लूज मट हो सकता है, जो कि हमने इसमें कवर किया है हमारे डिस्कशन में। जी। अगर फसल रिप्रोडक्टिव फेज़ में है तो हमारा ये सुझाव रहेगा कि 19-19-19 एक वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र आता है, जिसको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फार्मर्स जो अपने किसान भाई जो हैं स्प्रे कर सकते हैं। ये दोनों तरह से काम करता है, न्यूट्रिशन भी देता है और एक तरह से ये प्लांट प्रोटेक्शन का भी काम करता है। बहुत ज़्यादा अगर इसको ध्यान से अगर अपने को समझना है तो मैं निवेदन करूंगा अपने किसान भाइयों को, प्रॉब्लम वाली जो बाली है उसकी फ़ोटोग्राफ हमसे साझा करें, ताकि हम समझ पाएँ कि क्या ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है या ये फंगस का कोई बीमारी है। अगला सवाल हमें छिंदवाड़ा से आया है दुर्गेश चंद्रवंशी जी का। मैं दुर्गेश चंद्रवंशी, ग्राम घोघरा से, जिला छिंदवाड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने 50 से 60 दिन में गेहूं की फसल होती है तो इसके बाद पानी की कमी हो जाती है, तो इसके लिए कितने कितने दिन में पानी देना चाहिए गेहूं के लिए, इससे उत्पादन अच्छा आ सके। तो ये पूछ रहे हैं कि 50 से 60 दिन की फसल में पानी की कमी हो जाती है, तो पानी कब कब देना चाहिए कि उत्पादन अच्छा आए? तो गेहूं की जो फसल है पानी को लेके बहुत सेंसिटिव है और इसको पानी बहुत प्रिय है। तो इसको हर 20 से 25 दिन में सिंचाई की ज़रूरत रहती है। तो अगर हम बात करें गेहूं में तो 120 दिन तक इसको पानी देना बहुत ज़रूरी है और किसान भाई हर 20 से 25 दिन में इसकी एक हल्की सिंचाई करेंगे तो इनको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर किसी वजह से पानी की कमी है, दो जो है इम्पॉर्टेंट जो पड़ाव रहते हैं गेहूं की फसल में, एक तो होता है कि जब कल्लों के ऊपर फूल आने शुरू होते हैं तो उसको हम फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं। जितने फ्लावर्स आएंगे उतने एक फ्लावर मतलब एक दाना, तो उस समय सिंचाई देना बहुत ज़रूरी है, जो कि 60 से 70 दिन के अराउंड का समय रहता है, जो कि इन्होंने अभी बोला है कि जैसे 50 से 60 दिन की है। तो मेरे हिसाब से ये समय जो है बहुत उचित है उसकी सिंचाई करने का। फिर जब 80 से 90 दिन के बीच में हर फ्लावर में दाना आता है और दाने में जब उसका जो ड्राई मैटर है जो भरना शुरू होता है, उस समय सिंचाई की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर पौधा जो है अपनी जड़ों से ही न्यूट्रिशन लेता है और न्यूट्रिशन जो है आगे चल के ऊपर दानों में आके जमा होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये दो सिंचाई का खास तौर पे ध्यान रखा जाए। डॉक्टर शविंदर, हमारे अगले सवाल जो हैं वो दाबोक से आए हैं। मोतीलाल जी और श्याम सुंदर जी कुछ पूछ रहे हैं। मैं श्याम सुंदर चौधरी, निवासी इंटाली, तहसील मोहाली, जिला उदयपुर का रहने वाला हूं और मेरे जो गेहूं की फसल है जो 35 से 50 महीने की होने वाली है, जिसमें कोहरा होने के कारण उस पर हम क्या स्प्रे करें जिससे कि हमारी इस कोहरे से बचाव हो सके और गेहूं की फसल अच्छी हो सके। तो 35 दिन की फसल को पाले से कैसे बचाया जाए? ये बहुत किसान भाइयों का
अलग अलग फसलों में ये प्रश्न रहता है। तो पहले हम थोड़ा समझते हैं कि पाले से होता क्या है। पाले का मतलब ये है कि ठंड मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो उसके लिए बहुत एक सरल उपाय रहता है कि हम वहाँ में जो खेत के अराउंड जो इन्वायरमेंट है, वहाँ अगर हम उसको एक छोटा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट करें, तो उसके लिए बहुत सरल उपाय है कि एक शाम को जैसे लगता है कि किसान भाइयों को कि आज बहुत ज़्यादा पाले का प्रकोप होने वाला है, तो उस समय एक हल्की सी सिंचाई कर दें। तो सिंचाई करने से क्या होगा कि मिट्टी में जो पानी है, जो नमी है, वो एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मतलब वो उतना ठंडा नहीं होने देगा। अब होता क्या है, जब ठंडक होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत चिलिंग है, मेरा खून जम गया, पौधों के अंदर का भी जो द्रव पदार्थ होता है, मान लो जैसे वो जड़ों से ऊपर तक कैसे पहुंचता है, न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है, वो द्रव से पहुंचता है। तो फ्लोएम जाइलम जो है वो उसमें उनके चैनल रहते हैं, जैसे अपनी धमनियाँ काम करती हैं, हार्ट से लेके पूरे लिम्स, पूरे बॉडी में, माइंड, सब जगह खून कैसे पहुंचता है। तो इसी तरह पौधे का भी एक मैकेनिज्म रहता है। पाले में वो जो मैकेनिज्म है, उन जो वीन्स हैं, जो उसकी धमनियाँ हैं, वो जम जाती हैं, तो उसकी वजह से पौधा जो है कमज़ोर पड़ता है या मर भी सकता है। तो उसलिए जब हम सिंचाई करेंगे, एक माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, तो वो जो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, मतलब बढ़ेगा। तो उस वजह से हम जब वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो फसल जो है हमारी पाले से बचेगी। अगला सवाल मुकुल पूछ रहे हैं विदिशा से और सतपाल पूछ रहे हैं छिंदवाड़ा से। नमस्कार भाई, मेरा नाम है मुकुल, मैं ग्राम अरबरिया से हूँ, जिला विदिशा है, तहसील भी विदिशा है। और मेरा सवाल है कृषि विशेषज्ञ से कि हमें फसल में, गेहूं में कौन सी ऐसी दवाइयाँ डालना चाहिए जिससे कि कृषि में अच्छी चमक आनी चाहिए, वजन होना चाहिए और कल्ले बड़े बड़े निकलें उसके। और क्योंकि मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ कृषि से, अच्छा कार्य लगा है, इस बार थोड़ा मुझे कृषि में और अच्छा करना है, इसके लिए मैं सलाह चाहता हूँ। मैं सतपाल कुंभे, ग्राम खुटिया का निवासी, जिला छिंदवाड़ा। कृषि सलाहकार से जानना चाहता हूँ, मेरी फसल 50 से 60 दिन की हो गई है, इसमें ऐसी कौन सी खाद डाला जाए जिससे बालें अच्छी हो और गेहूँ दाना मोटे और चमकदार, ऐसी कौन सी दवाई डाला जाए? तो दोनों का यही पूछना है कि गेहूं में कौन सी दवाई डालनी चाहिए ताकि दाने जो हैं उनमें चमक आए और वज़न बढ़े और कल्ले बड़े आए। तो नेहा जी, इसमें दवाई की ज़रूरत नहीं है। चमक लाने में दवाई का कोई रोल नहीं रहता है। चमक लाने में जो उसका न्यूट्रिशन है, कि उसकी जो खुराक है, उसका बहुत अहम रोल रहता है। तो चमक जो आती है किसी भी दाने पे या किसी भी फसल में, उसमें न्यूट्रिएंट जो है पोटाश का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उसके लिए हम अभी जो किसान भाइयों को सलाह देंगे कि वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र आता है 0050, मतलब 50% ताकत वाला वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र, जो कि 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो स्प्रे करेंगे, तो वो पौधा जो है इमीडिएटली अब्जॉर्ब करेगा, मतलब इमीडिएटली उसको लेगा और उसको दानों में अच्छा भराव करने में और दानों की अच्छी जो बनावट लाने में मदद करेगा। और साथ ही साथ इस छिड़काव से जो पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। तो ये दोनों तरह से काम करता है, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी। मतलब न्यूट्रिशन भी अच्छा मिला, अपने को क्वालिटी भी अच्छी मिली दाने के, और साथ ही साथ हमारे पौधे की जो इम्यूनिटी है किसी भी डिजीज़ को लेके या किसी भी और प्रॉब्लम को लेके वो बढ़ती है। किसान भाई यशपाल तिवारी विदिशा से पूछ रहे हैं। नमस्कार, मैं यशपाल तिवारी, ग्राम रिनिया, जिला विदिशा से कृषक हूँ और मैं पिछले कई वर्षों से खेती कर रहा हूँ, लेकिन अभी गेहूं में एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। एक तो माव की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है और दूसरा सारे न्यूट्रिएंट्स डालने के बाद भी इसका उत्पादन उतना अच्छा नहीं आ पाता जितना अपन इसकी उम्मीद करते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या कारण रहते हैं? और एक पीलेपन की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सारे न्यूट्रिएंट्स देने के बाद भी उत्पादन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है। आपसे निवेदन है कि इसमें
क्या कर सकते हैं, क्या आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, उसके लिए हमें मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गेहूं की महू ज़्यादा हो गई है और सारे न्यूट्रिएंट्स देने के बाद भी उत्पादन नहीं हो पा रहा है, पीलापन भी आ रहा है। तो उसके लिए हमको इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। और इस समय जो हमारे किसान भाई हैं, दो केमिकल जो हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। एक तो इमिडाक्लोप्रिड जो कि 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है थाइमेक्थोसोन जो कि 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करके अपनी फसल में माहू का कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे किसान भाई सीताराम पूछ रहे हैं छिंदवाड़ा से। मैं सीताराम पाल, ग्राम धोड़ा, रैयत धोड़ावाली, छिंदवाड़ा। मैं कृषि वैज्ञानिक से ये जानना चाहता हूँ कि जब गेहूँ फूल की अवस्था में रहे गभोट में, तो उस टाइम में नोजल से पानी बगाने में कुछ मतलब उत्पादन में कमी तो नहीं आएगी? तो गेहूं में फूल आने लगे हैं और उसमें पूछना चाहते हैं कि नोजल से पानी देने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि जब मैंने पहले भी बताया कि हर फूल जो है वो एक दाने को जन्म देता है, और अगर हमने फूलों को ही बिखेर दिया तो हमको दाना नहीं मिलेगा। तो हर कल्ले के ऊपर कम से कम 20 फूल आते हैं, तो 20 फूल का मतलब है कि 20 दाने अपने को मिलेंगे। और जब भी हम ये नोजल से या स्प्रिंकलर स्प्रे करते हैं, किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब फसल में फूल आने लगे उस समय कभी भी स्प्रिंकलर या नोजल से पानी नहीं दें। बेस्ट होगा कि अगर वो फ्लड इरिगेशन, अगर ड्रिप है तो बहुत ही अच्छा, पर मुझे ये लगता है कि गेहूं में ड्रिप इरिगेशन का उपयोग नहीं करते हैं किसान। तो उस समय जो सिंचाई करे वो प्रॉपर जो ट्रेडिशनल मेथड है जो हमारा फ्लड इरिगेशन का, उस तरह से करेंगे तो तभी वो उनको एक अच्छी उपज मिलेगी। छिंदवाड़ा से उमन जी पूछ रहे हैं। मैं ग्राम उमरिया से गुमान मसराम, जिला छिंदवाड़ा में गेहूं लगाए हैं अपने। जो जड़ इसकी जो सड़ रही है, इसमें क्या उपयोग किया जाए, ये अपने को जानकारी चाहिए इस पे। तो ये जानना चाहते हैं कि गेहूं में जड़ जो है वो सड़ रही है, अब इसका क्या उपयोग किया जाए? 2-3 कारण लगते हैं कि या तो वहाँ पे टर्माइट, दीमक का प्रकोप है। अगर दीमक का प्रकोप है तो वो कहीं ना कहीं जड़ों को काट रहा है और फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर किसान भाई इसको देख पाएँ, वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी खोद के देखें कि वहाँ पे क्या टर्माइट है क्या। अगर नहीं है तो दूसरा जो कारण लगता है कि कहीं ना कहीं फफूंद ने अटैक किया है जड़ों के ऊपर। उस समय में हम जो है ये सलाह देते हैं कि कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का ड्रेंचिंग, मतलब नोजल के साथ जड़ों के पास वो फफूंद नाशक जो है हमको इंजेक्ट करना पड़ेगा। मतलब फसल की जड़ों के आजू बाजू जहाँ पे उनको दिखता है कि ये पौधा जो है थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, थोड़ा ख़राब दिख रहा है, तो उस समय, लेकिन उसके लिए भी उनको पहले जड़ों को खोल के देखना पड़ेगा कि क्या ये दीमक है, क्या ये फंगस है। तो उस तरह से कर सकते हैं। आगे चल के जैसे पहले भी मैंने बताया था कि कैसे एक प्रॉपर ड्रेनेज किया जाए। मतलब ड्रेनेज का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि पानी रुकने की वजह से भी जड़ें जो हैं गलने और सड़ने लगती हैं। तो क्या जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें प्रॉपर ड्रेनेज है या नहीं है, वो भी किसान भाइयों को देखना पड़ेगा। उसके लिए वो ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं अगले खरीफ सीजन से पहले। और साथ ही साथ जो कई बार क्या होता है कि हम प्रतिरोधक जो किस्में हैं वीट की, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये 2-3 उपाय हैं। अपने खेत को अच्छे से देखकर इन उपायों में से कोई एक उपाय अपना सकते हैं। तो गेहूं के बारे में इस पॉडकास्ट पे चर्चा यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शविंदर, आप हमारे साथ थे आज। आपने गेहूं की बीमारियों के बारे में हमें इतना कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शविंदर। हम आपसे एक बार फिर से मिलने वाले हैं अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आलू की। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपको 4 घंटे में किसी सवाल का उपाय चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 1800-266-1555 और आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। तब तक किसान भाइयों, आप अपनी फसल पे नज़र रखिए और मिट्टी का ख्याल रखिए।
थैंक यू डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।